हेलो, वेलकम दोस्तों। वेलकम टू आवर ग्रुप सक्सेस एज ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको टोटल 3 न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करूँगा। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू। तो अब मैं न्यूज़ शुरू करता हूँ। तो आज का पहला न्यूज़ है दोस्तों हमारा, द ग्रीन माउंटेन। देखिए, इस न्यूज़ में बेसिकली इस बात पे जोर दिया गया है कि जो जैसा हमने देखा कि जो राइस और वीट के स्टॉक्स हैं गवर्नमेंट के ग्रेनरीज में, एफसीआई के पास, वो आपको 73.85 मिलियन टन्स हैं एज ऑन अप्रैल 1। दैट इज़ 3.5 टाइम्स द नॉर्मेटिव ऑपरेशनल क्यूमुलेट ये कम स्ट्रेटजी रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर दिस डेट। मतलब कि इस टाइम जितना होना चाहिए उससे 3.5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब एक्सेसिव हमारे पास स्टॉक है। इस आर्टिकल में आपको पूरा बस इसी बारे में बताया गया है कि अगर हम कितना भी उसको यूज़ कर ले, मतलब अगर हम ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत या फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, इन सब प्रोग्राम्स के तहत भी अगर हम अनाज गरीबों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं, तब भी हमारे पास एक्सेसिव स्टॉक फिर भी बचेगा। नियर अबाउट आपको 60 मिलियन टन जो है एफसीआई के गोडाउन में, ये सब खर्च करने के बावजूद बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी को लेकर के है कि हम एक्सेसिव स्टॉक का करें तो करें क्या। देखिए, एज़ पर माई व्यू, या तो हम किसी आपको गरीब कंट्री को, जैसे अफ्रीकन नेशंस हैं इनमें से किसी कंट्री को जहाँ पे बहुत वाइड स्प्रेड स्टारवेशन और पोवर्टी है, उन्हें हम कुछ परसेंटेज एक गुडविल गेस्चर के तौर पे हम उन्हें डोनेट कर सकते हैं। या तो क्योंकि एक्सेसिव, देखिए स्टॉक रखने पे, वो बरसात का टाइम आ रहा है, वो वैसे भी ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो वो और हर साल आपको ख़राब होता ही होता है अच्छा खासा अनाज। तो क्यों ना हम अपना एक आपको जियोपॉलिटिकल व्यू से अपना फ्रेंडशिप उन छोटे कंट्रीज़ के साथ अच्छा बनाएं, अपना एक गुडविल गेस्चर बनाएं। और ऐसे टाइम पे जब हम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं, नेपाल भी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट नेपाल के साथ भी चल ही रहा है, तो क्यों ना ऐसे टाइम पे हम जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के एक अपना गुडविल गेस्चर बनाएं। और बाकी एक्सपोर्ट तो खैर वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा व्यू है, बाकी आप अपना सोच सकते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, वाई हुआवे जेटीई आर थ्रेट्स। देखिए, यहाँ पर जो आपको यूएस फेडरल आपको कम्युनिकेशंस जो है, यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने हुआवे और जेटीई को थ्रेट्स बताया है। अब थ्रेट किस चीज़ पे बताया है? तो नेशनल सिक्योरिटी पे। और किस वजह से बताया है? तो यहाँ पे बेसिकली इनको ये बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपने कंट्री में, मतलब कि चाइना से इनका, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उनसे इनका डायरेक्ट लिंक है। और कहीं ना कहीं ये यहाँ से यूज़र डाटा जो होता है, इंपॉर्टेंट यूज़र डाटा, वो कहीं ना कहीं वापस अपने कंट्री में चाइना को डायरेक्ट वो भेजते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये बात बोली गई है कि कहीं ना कहीं ये आपको थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ये दोनों जो कंपनीज़ हैं, हुआवे और जेटी, ये कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पहुँच गई। ये दोनों बेसिकली दोस्तों, एक इन दोनों का, पहली बात एक कॉमन है दोनों का शेंज़ेन एक जगह है आपको चाइना में, वहाँ पर इन दोनों का हेडक्वार्टर है। इन दोनों के बारे में बताया गया कि ये दोनों एक छोटी सी ईथरनेट स्विचेस और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इक्विपमेंट्स ये सब बेचती थी दोनों कंट्रीज़। और लगभग 35 to 36 ईयर्स में ये दोनों कंपनीज़ आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको नहीं भी तो पूरे वर्ल्ड में इनका बहुत ही गहरा प्रभाव है। ये आपको बहुत ही आपको चीपर रेट पे आपको जो ये 5G टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो
बहुत ही चीपर रेट पे अवेलेबल करा देते हैं, नियर अबाउट 30% चीपर रेट पे, जो एरिक्सन, सैमसंग, नोकिया, ये तीनों कंपनीज़ भी आपको यहाँ 5G नेटवर्क के से रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रही है। लेकिन इनसे कहीं ना कहीं नियर अबाउट 30% चीपर रेट पे ये अब जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे फिर इंडिया को लेकर के ये बात बोली गई है कि इंडिया को जैसे हाल ही में क्या किया इंडिया ने, कहीं ना कहीं शुरुआत में जब ये चाइना के साथ टेंशन नहीं चल रहे तो उसके पहले ही हुआवे के साथ हमने कुछ खास बातचीत करने से भी वैसे मना किया था, जबकि हुआवे सारे टर्म्स पे राज़ी हुआ था कि मतलब हम जो भी यहाँ नॉर्म्स आप हमें बोलेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा हम वो साइन करेंगे, तभी यहाँ पे हम 5G नेटवर्क के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना के लिए एंटर करेंगे आपके साथ किसी एग्रीमेंट पे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के दबाव में आकर के इंडिया ने उस टाइम हुआवे को इंडिया में एंट्री नहीं दी, और अब कहीं ना कहीं वो सही ही साबित हो रहा है दोस्तों। एक तरीके से वो अच्छा ही डिसीजन रहा, क्योंकि लेकिन हाँ, डिसीजन तो अच्छा रहा अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को देखें। जहाँ तक इकोनॉमिक आपको जो इकोनॉमी पे बोझ पड़ेगा वो तो नो डाउट पढ़ना ही पड़ना है, क्योंकि देखिए 30% कम कॉस्ट पे ये सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहे थे। और यहाँ पर जो भी कंपनीज़ हैं आपको भारती एयरटेल हो गया, जियो हो गया, फिर आपको ये वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ये सारी कंपनीज़ जो भी हैं टेलीकॉम सेक्टर में, कहीं ना कहीं जियो को छोड़ करके बाकी तीनों चारों जो आपको ये हैं टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़, वो कहीं ना कहीं बहुत घाटे में है। इंडिया में ये बहुत घाटे में चल रही है और ये फ़िलहाल उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगी वो उतने महंगे इक्विपमेंट्स को ख़रीद पाना। तो ये तो सिचुएशन तो ऐसा फिर होगा क्या दोस्तों कि कहीं ना कहीं डुओपोली हो जाएगी, एक तो भारती एयरटेल की और दूसरा जियो का, इन दोनों का डुओपोली रह जाएगा। फिर आप कहीं ना कहीं ये आपके रेट्स पे फिर फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि डुओपोली में फिर क्या होगा, ये मनचाहा रेट लेंगे, क्योंकि जब तक आपको मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तब तक रेट्स को चेक नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इनका रेट वो बढ़ेगा ही, और कोई कंपटीटर नहीं है तो जिस वजह से जो रेट लगाएंगे उस रेट पे लोगों को लेना ही होगा। तो अगली आर्टिकल दोस्तों हमारी है, इट शुड टेक अ पेंडेमिक, इट शुडंट टेक अ पेंडेमिक। देखिए इसमें इस आर्टिकल में बेसिकली ये जो हैं आपको जो राइटर है, ये प्रोफेसर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली के आपको ये प्रोफेसर हैं और डॉक्टर भी हैं। इनका यहाँ पर देखिए व्यू यही है। पहले तो इन्होंने ये पूरा बताया कि कैसे ये पहला केस जो इंडिया में आपको कोविड का मिला वो जनवरी 30 को मिला। फिर धीरे धीरे वो सिचुएशन जैसे जैसे एस्केलेट होते चला गया, WHO ने फिर डिक्लेयर किया आउटब्रेक। फिर आपको मार्च 11 को WHO ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया। फिर इंडिया ने 25 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस किया। फिर उस तरीके से चीज़ें होती चली गई, लॉकडाउन 1 2 3, फिर लॉकडाउन बढ़ता चला गया और चीज़ें उसी के हिसाब से चलती गई। उस टाइम बीच में आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर रेगुलर आप फॉलो कर रहे होंगे तो देखा होगा, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट, जब हमारे यहाँ केसेस बहुत कम थे, लॉकडाउन चल रहा था, हमारे यहाँ जब केसेस बहुत कम थे तब न्यूज़पेपर्स वगैरह में अक्सर आता था हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ ये PMO की तरफ से ये सब स्टेटमेंट्स आते थे कि हमारे पास अभी जितने एक्टिव पेशेंट्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हमारे पास अभी बेड्स हैं। नियर अबाउट जब हमारे यहाँ 3 to 4,000 के अराउंड में पेशेंट्स थे तब 1 से 1.5 लाख बेड्स थे। उतने ही आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, इवन ये तक बात हो रही थी कि कहीं ये सब वेस्ट ना हो जाए, इतने सारे वेंटिलेटर्स हैं, इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इतने सारे बेड्स हैं, ये कहीं वेस्ट ना हो जाए, ये तक बात हुई थी दोस्तों अप्रैल के आसपास। बट अब सिचुएशन क्या हुआ कि बेड की कमी होने लगी, और बेड की कमी होने के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है कि केसेस बहुत ज़्यादा है, बेड की कमी होने के पीछे रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है हॉस्पिटल्स में। अब कोई एक पेशेंट है, वो
किसी हॉस्पिटल में जाता है। अब इनमें एक दो केसेस भी बताए हुए हैं, जैसे एक नीलम जो हैं उनके बारे में बताया, वो प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो टोटल कई हॉस्पिटल्स में वहाँ से उनको रिजेक्ट किया, लगभग इसमें दिया है 8 हॉस्पिटल्स इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में उन्हें 8 हॉस्पिटल्स ने लौटाया और उनकी जान चली गई इसी में। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल्स के बीच में नहीं होना, बेड की कमी है ये ठीक है, पता कैसे चले कि बेड किस हॉस्पिटल में है किस में नहीं है? हम डोर टू डोर जाके चेक करें तब तो। अब 50 हॉस्पिटल्स हैं तो हम, हो सकता है 49th हॉस्पिटल में या 50th हॉस्पिटल में बेड हो और हमें 48 हॉस्पिटल से होकर के गुजरना पड़े। तो जो डिले होता है इसमें भी आपको बहुत से लोगों की इस वजह से भी जान गई है। टाइम से आपको ये हॉस्पिटल केयर उन्हें नहीं मिल पाया है, मेडिकल केयर उन्हें टाइम से मिल पाया, इस वजह से भी लोगों की जान। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक सेंट्रल बेड ब्यूरो के बारे में बताया गया है। ये देखिए, एक केस लॉ था, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 का, जिसमें सेंट्रल बेड ब्यूरो के क्रिएशन को लेकर के बात बोली गई थी। और उस टाइम से दोस्तों अब तक वो पेंडिंग ही है। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेंट्रल बेड ब्यूरो टाइप का कोई चीज़ आया हो। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने ज़रूर एक कोरोना ऐप बनाया, जिसमें हॉस्पिटल्स, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे बेड खाली होगा, लोगों को उस ऐप पे जा कर के पता चल जाएगा कहाँ पे बेड खाली है। बट हाँ, एक चीज़ है, ये अब तक उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया दिल्ली में। तो अब देखते, होप फॉर द बेस्ट, बट एक सेंट्रल बेड ब्यूरो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगली आर्टिकल हमारी, असम अनाउंसेस ऑर्डिनेंस अलाउिंग लैंड कन्वर्जन्स फॉर एमएसएमई विदाउट क्लियरेंसेस। हाँ, यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं, असम गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस, हाँ एक बात और, ये जो ऑर्डिनेंस है इसे गवर्नर का नॉड अभी नहीं मिला है, ये अभी इन ट्रांजिशन ही है। ऐसा असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक ऑर्डिनेंस लाने जा रही है, जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लैंड जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को देने के लिए, उसमें बिना आपको परमिशन, क्लियरेंस और लाइसेंस, बिना आपको क्लियरेंस किए, बिना लाइसेंस लिए वो ज़मीन को क्या कर सकती, आवंटित कर सकती है, किसे, एमएसएमईज़ को। हाँ, ये 3 इयर्स के लिए है फ़िलहाल, ये परमानेंट आपको कुछ नहीं है यहाँ पर डेवलपमेंट, ये 3 इयर्स के लिए है। बट ठीक है, 3 इयर्स के लिए ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रूल्स है 2020, उसमें भी इस तरीके की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अगर हम ना लें तो एनवायरमेंटल लॉस को हम सरपास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं हाल ही के टाइम पे आपको बहुत सारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बहुत सारे पावर प्लांट्स थे, बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, सब में कभी नेवेली पावर प्लांट में ब्लास्ट हो रहा है, कभी आपको वाइजैग में जो आपको पावर प्लांट्स हैं, कंपनीज़ हैं एलजी पॉलीमर्स की, उसमें ब्लास्ट हो रहा है। तो एक के बाद एक असम में भी हुआ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों असम में भी हुआ था। हाँ, ये बात भी नोट करने लायक है, असम में भी हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम इसी तरीके से सरपास करते रहेंगे तो फिर हम उसके हजार्ड्स को कहीं ना कहीं काउंटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि असम में जो हुआ दोस्तों, उसके बाद आपको पास के जो नेशनल पार्क्स हैं उनमें उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। हाँ, लोगों की मृत्यु ज़्यादा नहीं हुई थी, बट हाँ जो नेशनल पार्क था उसका बहुत बुरी तरीके से डैमेज पहुंचा था। और एक इंसिडेंट होने के बाद इस तरीके का लॉ लाना, ये मेरी समझ से तो परे है। खैर, देखते हैं क्या होता है, गवर्नर का नॉड मिलता है या नहीं मिलता है। हाँ, लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही इसके लिए। अगली न्यूज़ हमारी, फॉर फर्स्ट टाइम प्रसार भारती सेट्स अप रिक्रूटमेंट बोर्ड। हाँ देखिए दोस्तों, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, प्रसार भारती जो भी रिक्रूटमेंट करेगी वो एक रिक्रूटमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करके, 6 मेंबर बॉडी होगी ये, और इसको इस्टेब्लिश करने के बाद ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब तक किसी को भी मतलब चुन करके, मतलब क्वालिफाइड ही पर्सन होते थे जो इस पर्टिकुलर फील्ड में, मास कम्युनिकेशन में क्वालिफाइड पर्सन से, उनको अपॉइंट किया जाता था।
अब यहाँ पर क्या होगा, एक रिक्रूटमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश होगा और वही रिकमेंड करेगा किन्हें अपॉइंट करना। हो सकता है एग्ज़ाम्स भी ले, हो सकता है नहीं, यहाँ पे दिया है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, इन सब के बेसिस पे ही उनका अपॉइंटमेंट होगा। अगली न्यूज़ है नाउ ए कोविड हर्डल इन बुलेट ट्रेन ट्रैक्स। हाँ दोस्तों, यहाँ पर शिवसेना लेड जो महाविकास अघड़ी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे थे उन्हें थोड़ा डिले होगा। खासकर बुलेट ट्रेन के बारे में यहाँ जिक्र की गई। जो बुलेट प्रोजेक्ट आपको महाराष्ट्र में था, जो कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका, इसका 80% जो पोर्शन है वो वही जिका फंड कर रही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिले इसमें हो जाएगा। देखिए बहुत सारे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, ये महाराष्ट्र और गुजरात में बेसिकली अभी फ़िलहाल बन रहा है पहला जो इसका चरण है उसमें। और महाराष्ट्र गुजरात में आपको कोविड बहुत ही बुरे तरीके से फैला हुआ है, तो वहाँ से पहली बात कि जो भी लेबर्स थे, मैक्सिमम माइग्रेंट लेबर्स ही थे, वो सारे अपने अपने घर आ गए, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर भी हो गया। और कुछ कुछ आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस भी प्रॉपर वे में अभी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज़ है वो फ़िलहाल कोरोना से लड़ने में जुटी हुई है। तो बहुत सारे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं फ़िलहाल टाइम से इस वक्त इस को आपको बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने में। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इसे मतलब एक्सटेंड किया गया है, ना कि डिनाई किया गया है। मतलब ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, हाँ, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अगली न्यूज़ हमारी 4 मेट्रोज अचीव 95% ऑफ देयर 24 क्लीन एयर टारगेट्स। हाँ, यहाँ पर बेसिकली दोस्तों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के बारे में बताया गया है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2024 में हमें जितना एमिशंस, एक क्लीन एयर को लेकर के हमें जितना एक टारगेट रखा था कि एटलीस्ट इतना तो हम क्लीन एयर अपना कर लेंगे, एमिशन टारगेट की इस एमिशन जो है वो रिड्यूस करके एक पर्टिकुलर लिमिट तक ले आएंगे। तो इन चारों सिटीज़ ने 2024 तक के टारगेट को अभी इन लॉकडाउन में ही अचीव कर लिया। नियर अबाउट 95% ऑफ देयर टारगेट दे अचीव्ड इन लॉकडाउन। और यहाँ पे फिर दोस्तों ये बताया गया है कि कौन कौन से आपको जो एमिशंस हैं वो कौन कौन से गैस को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो पहले तो आपको है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन, इन सब को लेकर के है कि ये सब मेनली जो आपको पार्टिकल्स थे इन सब के, इनका कहीं ना कहीं रिडक्शन देखा गया है मार्केट में। हाँ, पर्टिकुलेट मैटर्स का देखिए, पर्टिकुलेट मैटर्स का क्या है, वो पर डे के बेसिस पे अब अभी आपको दिन में ज़्यादा रहेगा, रात में फिर कम हो जाएगा। तो पर्टिकुलेट मैटर्स का देखिए थोड़ा सा अलग है कहानी। वो आपको अब जैसे लॉकडाउन के टाइम पे वो कम हो गया, फिर जैसे ही लॉकडाउन आपको ख़त्म हुआ फिर से PM 2.5 और PM10 अपने प्री लेवल पर आ गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेनली NO2, CO, O3, बेंजीन, इन सब के बारे में ही बात की गई है कि इनका एमिशन पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आफ्टर बैनिंग चाइनीज़ ऐप्स, इंडिया रेजेज हांगकॉन्ग एट UN। हाँ, ये पहली बार हो रहा है दोस्तों कि इंडिया ने हांगकॉन्ग के इशू को UN में उठाया है, और इसे हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप है और बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग स्टेप भी है दोस्तों। और नीड ऑफ द आवर अभी यही है, क्योंकि देखिए शुरू से चाइना हमें, आप चाहे मसूद अजहर के मैटर पे हो या पाकिस्तान के मैटर पे हो, जम्मू कश्मीर के मैटर पे हो, POK के मैटर पे हो, टेररिज्म के मैटर पे हो, वो हमेशा इंडिया का साथ कभी नहीं दिया है। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, और हमने कभी भी UN में चाहे किसी भी इंटरनेशनल फोरम में उसके खिलाफ किसी मुद्दे को नहीं उठाया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर शो कर रहा था, और जिसकी वजह से आज चाइना हमारे घर में आकर खड़ा है। और अगर ये स्टेप पहले ले लिया गया होता तो शायद मे बी आज चाइना की इतनी हिमाकत नहीं होती कि वो हमारे 20 सोल्जर्स को इतनी ब्रूटली मार देता।
तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। हाँ, थोड़ा डिले है बट बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। यहाँ पर आपको बताया गया है इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन जिनेवा, जो कि अभी राजीव कुमार चंडेल हैं, इन्होंने ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और बहुत जल्द इंद्रमणि पांडे ये होने जा रही हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। अगली न्यूज़ हमारी, ओनली 13% ऑफ एलोकेटेड फ्री फूड ग्रेन्स हैंडेड आउट टू रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स रिवील गवर्नमेंट डाटा। देखिए, ये वैसे ये न्यूज़ मैंने द हिंदू में सेम न्यूज़ दिया था, उसे मैंने हिंदू में कवर किया है कल का। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी लगभग वही है, बस इसमें एक आध दो पॉइंट थोड़ा अलग मुझे लगा कि इसमें बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत फूड पैकेज था उसमें जो भी आपको ग्रेन्स जो भी एलोकेट किए जाने थे वो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिए। स्टेट गवर्नमेंट में नियर अबाउट 26 स्टेट्स और यूटीज़ ने अपना 100% जो एलोकेशन उनको हुआ था वो सेंट्रल ग्रेनरी में से उठा लिया। बट जहाँ तक हम माइग्रेंट्स तक उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, केवल 13% ही वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम है। अब कहाँ लैकिंग, कहाँ पर क्या कमी आ रही है? एक राजस्थान ऐसा आपको इकलौता स्टेट है जिसने नियर अबाउट 95% ऑफ द एलोकेटेड फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो माइग्रेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाकी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर न के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। और आपको कहीं ना कहीं इवन कुछ स्टेट्स तो हैं जिसमें मोर देन 1% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मुंबई, महाराष्ट्र, इनका कहना है कि जो भी माइग्रेंट्स यहाँ से जा रहे थे वो फिर से वापस आने लगे हैं, या तो जो हमारे यहाँ माइग्रेंट्स आए थे जो दूसरे स्टेट्स में से हमारे यहाँ वापस लौट कर आए थे वो फिर से काम पर वापस जाने लगे हैं। तो माइग्रेंट्स हमारे यहाँ हैं ही नहीं, तो हम किसे अब फूड एलोकेट करें? तो जब ऐसा बात था तो फिर पूरा 100% जो एलोकेशन है वो लेने की क्या ज़रूरत थी? अब ये भी है दोस्तों। इंडिया स्नब्स चाइना क्रिएट्स 1 लाख करोड़ डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी। ये भी आर्टिकल मैंने पहले कवर कर रखा है। वैसे इसमें देखिए, ये तो अब सब चीज़ के साथ यही है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट, देखिए 1 लाख करोड़ डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कहने का ये मतलब है जहाँ पर भी, जहाँ आपको चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ से इंडिया छोड़ करके आपको जाएंगी, तो यहाँ पे जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ है, लोकल कंपनीज़ हैं, उनको मौका मिलेगा फर्दर डेवलपमेंट का। और बहुत सारे स्कोप्स इंडिया में, देखिए स्कोप बहुत है। अभी अब तक हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कहाँ कहाँ हमें ग्रोथ की ज़रूरत है। हम सब कुछ क्या करते थे, ये R&D में इन्वेस्ट करने से बेटर था इंपोर्ट कर लेते हैं। बेवजह R&D करने से पैसे खर्च होंगे, उससे सस्ता मुझे इंपोर्ट पड़ेगा, तो क्यों नहीं इंपोर्ट कर लिया जाए। तो यही टेंडेंसी थी अब तक दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उसे कभी ना कभी तो चेंज होना ही था। तो यहाँ पर उसी पे बात की गई है कि जैसे जैसे इंडिया में आपको ये सारी चीज़ें जो चाइना से हम इंपोर्ट करते थे वो यहाँ जब बनने लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी ही होगी। तो बेसिकली इस आर्टिकल में उसी पे बात की गई है। बंगाल स्टॉप्स एंट्री ऑफ ट्रक्स फ्रॉम बांग्लादेश, हिट्स बायलैटरल ट्रेड टाइज। देखिए, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का मूव है ये मेरे समझ से बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। किसी एक अब ऐसे मुद्दे पे आप समझ जाइए, अभी टाइम ऐसा है जब चाइना के ख़िलाफ़ हमें जितने ज़्यादा कंट्रीज़ के सपोर्ट मिल सके उतना ही बेहतर है। और ऐसे टाइम पे इतना मूर्खता भरा डिसीजन लेना ये एक प्रॉपर स्टेटमेंटशिप को नहीं शो करता है दोस्तों। अभी वहाँ से आप ट्रक्स वगैरह जो आपको ट्रेड से रिलेटेड जो कुछ भी वहाँ से सामान आना रहता है ट्रक्स वगैरह को, वो कहीं ना कहीं इन्होंने बॉर्डर पे, जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल बॉर्डर है वहाँ पे रोक दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बायलैटरल ट्रेड टाइज जो हमारे बीच हैं वो बहुत ही ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुए हैं दोस्तों। नियर अबाउट आपको इस आर्टिकल में ये बताया है कि नियर अबाउट $4 बिलियन
तक हमारे बीच ट्रेड होता था, जो कि कम होते 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 अब 424 मिलियन तक आ चुका है। हाँ दोस्तों, 4 बिलियन से मिलियन, 424 मिलियन डॉलर तक आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, और ऐसे टाइम पे इस तरीके के स्टेप लेने से वो कम्प्लीटली फिर चाइना ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है इनका, और यहाँ पे सेंटर ने इन पे आरोप लगाया है कि आपने आर्टिकल 253, 256, 257 का वायोलेशन किया है। 253 में क्या है दोस्तों? लेजिस्लेशन लीगलाइजेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो भी होते हैं उनको लीगलाइज करना। 256 में ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, स्टेट और यूनियन के क्या क्या काम हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, कुछ मुद्दे ऐसे हैं स्टेट्स के जिनमें सेंट्रल का कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वेस्ट बंगाल जो सीएम है वो अपना मनचाहा हमेशा से करते आई हैं। इंडिया गेट्स रेडी टू फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल मिलिट्री फोर्सेज इन अंडमान। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि ये भी बहुत लेट स्टेप है, जिस तरीके से हांगकांग वाला है उसी तरीके से, बट वेलकमिंग स्टेप है दोस्तों। यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडमान एंड निकोबार में बहुत दिन से, आपको बहुत सालों से इवन ये जो डेवलपमेंट था वो ड्यू था। हमने कभी साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट को सीरियसली नहीं लिया, और ये कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में तो नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था आसियान नेशन ने जो इंडिया को बोला है कि जैसे यूएस और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साउथ चाइना सी पे, तो एशियान नेशंस ने कहीं ना कहीं इंडिया से अपील किया कि आप बीच में एक पार्टनर बनिए, और कहीं ना कहीं आप हमारे जो स्टेक्स हैं उनका प्रोटेक्शन दीजिए। हमारे स्टेक्स जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा साउथ चाइना सी में इंटरेस्ट है, उसका देखभाल कहीं ना कहीं इंडिया को भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी तरफ ये पहला स्टेप हम कह सकते हैं दोस्तों, ये है कि अंडमान एंड निकोबार में हम एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पहले क्या था, थिएटर कमांड था। देखिए थिएटर कमांड कहने का मतलब सी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों एक ऑपरेशनल कमांडर, एक सिंगल कमांडर के हाथ में था। और इसमें होता क्या है कि जो तीनों फोर्सेस से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से उतना प्रॉपर वर्क हो नहीं पाता था, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स कहीं ना कहीं रुके हुए थे, तो और वैसा नीड कभी अराइज हुआ नहीं। लेकिन अब जब चाइना इस तरीके से एग्रेसिवली साउथ चाइना सी में अपना धीरे धीरे आधिपत्य जमा रहा है, तो वो टाइम नहीं लगेगा उसे मलक्का स्ट्रेट को भी अपने हाथ में लेते हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं नियर अबाउट 27 कंट्रीज़ में उसके विस्तारवादी नीति का शिकार है। वो ब्रिटेन वाला कॉलोनियलिज्म लाना चाह रहा है दोबारा से। CISE डिसाइड्स टू कट सिलेबस अप टू 25% फॉर 21 बोर्ड्स। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 2021 में बोर्ड्स होंगे 10th और 12th के, उनमें सिलेबस को 25% तक रिड्यूस किया जाए, ऐसा CISE ने स्कूल्स को और बोर्ड्स को बोला है कि आप 25% तक सिलेबस फ़िलहाल रिड्यूस करिए। ये आगे चल कर के 50% भी हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन कंप्लीट कोरोना विल बी क्योर्ड। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कोरोना कब तक क्योर्ड हो जाता है। और अगर जो सिचुएशन फ़िलहाल है दोस्तों, अगर यही चलता रहा तो आई डोंट थिंक दैट इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स विल हैपन, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नवंबर में फिर से हाइक होने के चांसेस है, और अगर वो हाइक हुआ तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। अगली न्यूज़ है हमारी स्टेट अगेंस्ट पावर अमेंडमेंट बिल। हाँ देखिए, यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हम
जो पावर अमेंडमेंट बिल है 2020 उसके खिलाफ है, उसके कुछ मुद्दों के खिलाफ है। वैसे आपको ये जानना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट्स को और सेंटर को दोनों को मिलकर के कानून बनाना होता है। लेकिन हाँ, अगर ये देखा जाए कि दोनों में किसका ये ओवरलैप करता है, मतलब किसका कानून जो है वो प्रोमिनेंस रहेगा, मतलब किसका इन्फोर्स रहेगा, तो वो सेंटर का ही रहेगा। अगर किसी एक मुद्दे पे दोनों के बीच में विवाद होता है तो परसिस्ट करेगा सेंटर का ही कानून, स्टेट का नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया है जो बिहार में है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो बहुत ही कम हैं, और यहाँ पे बिल्कुल अलग सिनारियो है दोस्तों। जैसा बाकी स्टेट्स में है कि वहाँ फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बिजली के रिक्वायरमेंट का पैरामीटर कुछ और है। और यहाँ पर मेनली एग्रीकल्चरल लैंड्स बहुत ज़्यादा है, हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड इकॉनमी है हमारी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत अलग लेवल पे है। यहाँ हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे देना होता है। इंडस्ट्रीज़ में आप खुल के चार्ज कर सकते हैं, बट यहाँ हमें सब्सिडी पे देना होता है, इवन कहीं पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी इन्होंने बोला है। और इवन ये भी मतलब रिकमेंड किया है कि जो एनटीपीसी आपको है, एनटीपीसी है, इनकी तरह और भी बहुत सारे जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे इसमें बताया गया है, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एनटीपीसी पावर प्लांट्स शुड बी कंसिडर्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेंट्रल पूल एंड एन एवरेज रेट शुड बी फिक्स्ड फॉर द एंटायर कंट्री। मतलब एक पूरे, जैसे यहाँ पे एक वन नेशन वन टैरिफ को लेकर के बात हो रही थी, तो उसी में बताया इन्होंने कि देखिए कुछ मुद्दों पे तो हमारे लिए ये सही नहीं है वन नेशन वन टैरिफ, क्योंकि एक तरफ आप इंडस्ट्री से जितना चार्ज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से सेम आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जैसे एनटीपीसी पावर्स हैं, आपको और भी जो भी पावर प्लांट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक रेट पे सारे जगह अगर बिजली एक रेट फिक्स कर दिया जाए कि आप इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बिहार जैसे स्टेट्स के लिए, जो कि मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड है, पुअर स्टेट है, तो बिहार जैसे स्टेट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक स्कीम के बारे में बात की गई है, जो सौभाग्य स्कीम जो सेंटर ने लॉन्च किया था। कहीं ना कहीं ये ऐसा बिहार गवर्नमेंट का कहना है, बिहार गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर का कहना है कि कहीं ना कहीं ये हर घर बिजली जो बिहार की स्कीम थी उसी से प्रेरित होकर के ये सौभाग्य स्कीम सेंटर में लाई गई। अब है यहाँ पे मेनली मैंने इस वजह से इस आर्टिकल को, इसमें कुछ खास आर्टिकल वैसे बाढ़ के बारे में, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है भूटही बालन, जो कि कहाँ पर है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में। तो जैसा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये भूटही बालन किस डिस्ट्रिक्ट से बहती है, तो हम बता सकते हैं दोस्तों ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। Nearly 2/3 of Indians are of working age between 15 and 59। हाँ, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 जो पॉपुलेशन है वो 15 से 59 के अंडर में है। अभी जैसे रिपोर्ट जो ये सारा आपको निकल रहा है, ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा निकाला जा रहा है, उसमें से ऐसे जैसे कल के एक आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है हमारा वो 25 क्रॉस कर चुका है। अब आज इस बारे में बताया गया है कि ये 15 से 59 तक में हमारे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, नियर अबाउट 66% पॉपुलेशन हमारे 15 से 59 तक में। इसमें अलग अलग स्टेट्स का डाटा दिया गया है कि कौन से स्टेट्स में कितना ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कितना कम है। तो यहाँ पर जैसे तेलंगाना का दिया गया है, तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है आपको 15 से 59 का पॉपुलेशन। हाँ, बिहार में सबसे कम है, इकलौता स्टेट है बिहार जहाँ 60% से कम पॉपुलेशन एज ग्रुप 15 से 59 तक में है। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये 25 के बिलो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार का ही है, जहाँ 25 से बिलो आपको पॉपुलेशन है। तो हम कह सकते हैं ऐसा दोस्तों कि नियर अबाउट 15 से 25 तक में यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं एज़ पर कैलकुलेशन। गवर्नमेंट लॉन्चेस ई पोर्टल फॉर स्कूल चिल्ड्रन।
हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। लीड का फुल फॉर्म हो गया लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। तो यहाँ आपको दिल्ली गवर्नमेंट ये लॉन्च किया है पोर्टल। इसमें मेनली आपको जो गवर्नमेंट है वो ये स्टूडेंट्स को फ्री में टेक्स्ट बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल जो होते हैं, कोर्स कंटेंट होते हैं एज़ पर द सिलेबस ऑफ CBSE और NCERT, वो प्रोवाइड कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर साल इसको रिव्यू भी करना होगा, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें अपग्रेड करना होगा। आफ्टर मिज़ोरम नागालैंड बैन्स सेल ऑफ डॉग मीट। हाँ दोस्तों, ये सही न्यूज़ है कि अब नागालैंड गवर्नमेंट ने है जो कमर्शियल इंपोर्ट एंड सेल ऑफ डॉग एंड डॉग मीट को बैन कर दिया है। अभी लास्ट मंथ ही मिज़ोरम ने भी ऐसा किया था, अब नागालैंड ने किया है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट यही है कि किस स्टेट ने हाल ही में डॉग मीट पे बैन लगाया है, कमर्शियल आपको इंपोर्ट पे और सेल पे डॉग मीट पे बैन लगाया है। तो ये है नागालैंड, पहला है मिज़ोरम। यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ जो आपको ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे रिचुअल्स का पार्ट है ये डॉग मीट को खाना। और इवन आपको वहाँ दीमापुर जगह है असम में, वहाँ पर एक एनिमल मार्केट है जस्ट लाइक चाइनीज़ वेट मार्केट, जहाँ पर वीक में एक दिन, आई थिंक वेडनेसडे में, वो ये यहाँ पर सेल लगता है और वहाँ पे ये बिकता है डॉग मीट, और लोग वहाँ चिकन मटन की तरह इसे खाते हैं। ये एक डेलिकेसी में आती है वहाँ की। तो यही था दोस्तों हमारा न्यूज़, आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर आपको इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के आर्टिकल्स कवर किए हैं, आपको और भी दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर के आर्टिकल्स चाहिए तो वो आपको हमारे फेसबुक पेज सक्सेस एज के नाम से है, उस पर सारे आपको कॉपीज़, आपको कटिंग जो भी न्यूज़पेपर के हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उसे। और इन तीनों इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के भी जो भी मैंने अभी आपको आर्टिकल्स दिखाए वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं अपने फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।